Yes, sir, you are audible. So Python manage.py run server. ये हमने पाइथन manage.py रन सर्वर किया है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करिएगा। तो ये मैंने इसकी यूआरएल्स बनाए हुए थे सबके, है ना। एक का यूआरएल मैंने बनाया था सम, क्या था सम, और इसके अंदर दो पैरामीटर, एक ये बनाया था सम बनाया था, और एक था sub, है ना। और एक हमने बनाया था, ये सबके चल गए ना, ठीक। और एक हमने बनाया था, चलिए इतना समझ में आ गया सबको। आपने कर लिया ना इतना, करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करना है। गुड। तो ये सबने कर लिया था, ठीक है। अब ठीक है, हमने यहाँ पर रिटर्न किया था HTTP रिस्पॉन्स। क्या रिटर्न किया था? HTTP रिस्पॉन्स। आज हमें सीखना है हाउ टू रेंडर HTML पेज। आज आप यहाँ पर HTML पेज को रिटर्न करोगे, ना कि HTTP रिस्पॉन्स को। मतलब HTML का एक पेज बनाओगे और उसको रेंडर करोगे, मतलब हाउ टू रन टेम्पलेट, राइट। क्योंकि टेम्पलेट ही हमारा क्या होता है, PLL, प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर। तो जो भी हमारी प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर होती है, जेंगो सपोर्ट करता है MVT मॉडल को, मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो मॉडल हमारा, अभी हमने मॉडल पे काम किया नहीं, आगे बताऊंगा मैं। अभी हमने सिर्फ देखा था व्यू बनाना, और आज हम देखेंगे टेम्पलेट, कि हाउ टू वर्क विद टेम्पलेट। टेम्पलेट पे आप कैसे काम करोगे, हाउ टू वर्क विद टेम्पलेट, या हाउ टू रन टेम्पलेट, कैसे आप टेम्पलेट को रन करते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रिएट अ फोल्डर, नेम एज टेम्पलेट्स। आपको एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर का नाम लिखना है टेम्पलेट्स। आप एक टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर बना लेना। कहाँ बनाओगे, प्रोजेक्ट में, अपने प्रोजेक्ट में, है ना। क्रिएट अ फोल्डर, नेम एज योर टेम्पलेट इन योर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट आपका यही है, डेमो प्रोजेक्ट। बाहर कहीं पे क्लिक कर लो, मतलब रूट प्रोजेक्ट, रूट में बनाना है। तो रूट जब आप बाहर क्लिक करते हो तो रूट सेलेक्ट हो जाता है, मतलब रूट अभी हमारा सेलेक्ट हो गया। फोल्डर बनाने के लिए मैंने बताया था, यहाँ पर जाओगे न्यू फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर का नाम दे दिया TEM टेम्पलेट्स, राइट। ये टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर आपने बना लिया। ये समझ में आया कि नहीं आया? Inside it you can create n number of HTML file. Now you can create n number of HTML file. अब आप इसके अंदर n नंबर ऑफ HTML, जितनी चाहो उतनी HTML फाइल बना सकते हो। तो टेम्पलेट्स में जाओ, राइट क्लिक करो, टेम्पलेट्स में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल। फाइल का नाम मान लीजिए मैंने दे दिया CLC.html। CLC मतलब कैलकुलेटर .html नाम से मैंने बना लिया। टेम्पलेट्स के अंदर ही होगा, जी जी, टेम्पलेट्स के अंदर ही बनाएंगे। और अब आप यहाँ पर देखो लिख कर क्या रहा है, जेंगो HTML क्योंकि मैंने जेंगो का HTML का एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है। आपके में नहीं आएगा, आपके में HTML ही आएगा। अभी जेंगो का एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगा, है ना।
तो ये आपको करने की जरूरत नहीं, सेलेक्ट लैंग्वेज, मैंने HTML सेलेक्ट कर लिया, आपके में बाय डिफॉल्ट यहाँ HTML ही आ रहा होगा। ये इसलिए किया कि जब मैं यहाँ पर HTML लिखूँ ना तो ये आ जाए मेरे को, या वन टाइम ये करे तो भी आ जाएगा है। नहीं, HTML का एक्सटेंशन है आपके में, मेरे में बाय डिफॉल्ट इसका एक्सटेंशन आ रहा है ना, जेंगो का। आपके में जेंगो का एक्सटेंशन नहीं होगा, आपके में बाय डिफॉल्ट HTML ही आ रहा होगा। तो मुझे एक्चुअली जेंगो का एक्सटेंशन करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा ना, इसमें HTML लिखूंगा तो नहीं आएगा। देखो ये जेंगो के चीजें आ रही है, तो मुझे HTML का एक्सटेंशन चाहिए। तो यहाँ सेलेक्ट लैंग्वेज मोड में जाऊंगा, HTML मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपके में बाय डिफॉल्ट ही HTML दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ लिखोगे HTML, ये HTML आ गया, समझ गए। यहाँ टाइटल में मान लीजिए मैंने लिख दिया कैलकुलेटर, और यहाँ मैंने लिख दिया मैंने H1, और यहाँ लिख दिया मैंने वेलकम टू माई कैलकुलेटर प्रोग्राम, राइट। ये समझ आया। अब इस पेज को हमें क्या करना है, रन करना है। देखो अगर डायरेक्ट रन करना चाहते हो तो राइट क्लिक करो और रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, तो रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर में गए, टेम्पलेट में गए, और इसको यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट रन हो जाएगा। ये तो HTML है, ये HTML की फाइल है, डायरेक्ट रन हो जाएगी, लेकिन ये तो HTML है ना, हमें ऐसे रन नहीं करना है, हमें इसको रन करना है जेंगो के सर्वर के थ्रू। ये तो नॉर्मल HTML आपने ऐसे रन कर लिया, ऐसे रन थोड़ी ना करना है ना, हमें तो रन करना है उसको सर्वर के थ्रू। तो देखो क्या करेंगे, आप urls.py में जाइए और एक फंक्शन फिर से बना लेता हूँ, जैसे मैंने सम बनाया हुआ है, डिवीजन बनाया हुआ है ना, एक फंक्शन और बना लेता हूँ, मान लो यहीं पर, और यहाँ लिखता हूँ मैं डेफ व्यू अंडरस्कोर CALC मान लो, और यहाँ लिख दिया मैंने रिक्वेस्ट। तो यहाँ लिखूंगा RESP और यहाँ लिखूंगा रेंडर, लेकिन रेंडर इसके अंदर आ नहीं रहा है, तो रेंडर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेंडर होता है हमारा फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स में इंपोर्ट रेंडर, ये समझे, फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर। रेंडर फंक्शन है जो कि HTML फाइल को रेंडर करने का काम करता है। इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं रेंडर फंक्शन का। ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू रेंडर, रेंडर पता होता है रन करना, रेंडर HTML फाइल, ये हमारी HTML फाइल को रन करने का काम करता है। तो रेंडर जो फंक्शन होता है उसके अंदर पहला पैरामीटर आप पास करोगे रिक्वेस्ट, और दूसरे पैरामीटर में आप लिखोगे फाइल का नाम डॉट फाइल का एक्सटेंशन, ये समझे। तो बस एक CLC रेंडर आ गया होगा, रेंडर आ गया, रेंडर के अंदर पहला पैरामीटर क्या पास करोगे, रिक्वेस्ट, और फिर सिंगल कोट्स में है ना, हाँ सिंगल कोट्स में फाइल का नाम क्या है, CALC डॉट HTML, और रिटर्न क्या कर दोगे, HTTP कहाँ करोगे यार, रिटर्न ये करोगे, चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर रिटर्न लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट रिटर्न यहाँ लिख लो, इसकी जरूरत फिर नहीं है। ये डायरेक्ट रिटर्न लिख लो तो भी सही है, ये समझे। या तो उसको किसी ऑब्जेक्ट में ले लो रेंडर को, और फिर उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दो, चल जाएगा अभी ये। टाइम से आओ भाई, क्या नाम है, कल से 9:15 पे देखो तुम, कितने बजे, मैं 9:30 बजे आता हूँ ना, आप 9:15 पे सब लोग आ जाया करो, मैं तो आराम से आऊँगा 9 9:30 तक, आप तो पहले आओगे। शिष्य पहले आता है कि गुरु पहले आता है, हाँ पता सब है, तो फॉलो भी करो उसको, पता है तो। बात ऐसा ना हो कि मैं बैठा हूँ तुम आ रहे हो, मुझे ये ऐसी सही नहीं लगती। 8 ही बजे आ जाओ, नहीं तो ज़्यादा पढ़ने की लालसा हो तो रिव्यू है ना, अगर आपके अंदर है तो फिर आप आ जाओगे 9:30 8:15 बजे, खाली कमरे लेते हुए आप। चलिए फिलहाल अब इसका URL हमने बना लिया, बेस URL के बाद क्या लिखोगे, CLC, तो बेस URL के बाद जैसे CLC लिखोगे तो ये इससे मैप हो जाएगा व्यू CLC से, जैसे ही व्यू CLC से मैप होगा तो ये पेज CLC और HTML क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। हमने इसका URL बना लिया ना, इसका URL क्या है बताओ, http://127.0.0.1, ये याद हुआ किसी को, किसी दिन पूछूंगा मैं, एक दिन पूछता हूँ क्या याद हुआ क्या नहीं। CLC थर्सडे को समझ लो
1 घंटे की जो क्लास होगी वो सिर्फ पूछताछ होगी, इंक्वायरी। तो थर्सडे को प्रिपेयर हो गया ना सब लोग, ठीक है। थर्सडे को मैं डेली 1 घंटा कुछ ना कुछ पूछूंगा जो मैंने पढ़ाया होगा। तो बेस यूआरएल के बाद CLC यूआरएल मैपिंग कर दी। तो बेस यूआरएल के बाद जैसे ही आप CLC लिखोगे तो ये फंक्शन जो है वो मैप हो जाएगा। और ये फंक्शन जो होगा ये क्या रिटर्न कर रहा है इस बार, CLC वाली फाइल को रेंडर करा रहा है ना। तो रन करते हैं, बार बार ये हो जा रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट टाइम से आया करो आप लोग, जो आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जैसी CLC लिखोगे तो एक एरर आएगी जिसका नाम होगा क्या, हाँ ये बहुत अच्छी एरर है, ये जानबूझ के लाई गई है। तो जब भी एरर आएगी तो हाउ टू सॉल्व दिस एरर, सर इस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, गो टू सेटिंग्स डॉट, आपको जाना है सेटिंग्स डॉट py में। तो चले जाओ सेटिंग डॉट py में, ये आ गए आप सेटिंग्स डॉट py में, और नीचे आइए, चलिए वो रिकॉर्डिंग चल रही है मस्त। हाँ, और सेटिंग डॉट py में यहाँ पर एक आ रहा होगा टेम्पलेट्स, दिख रहा है, यहाँ पर dir आ रहा है। इसके अंदर आपको फोल्डर का नाम देना है। अगर आपने यहाँ बनाया हुआ है टेम्पलेट्स तो यहाँ लिखोगे टेम्पलेट्स, यहाँ आपने बनाया दीपक तो यहाँ लिखोगे दीपक, यहाँ बनाया आपने श्याम तो यहाँ लिखोगे श्याम। यहाँ जो भी लिखोगे बनाओगे फोल्डर का नाम, वही फोल्डर का नाम यहाँ लिखना है। मेरी रिकमेंडेशन है क्या, टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर बनाया करो, मतलब जैसा काम वैसा नाम। तो यहाँ पर आप उस फोल्डर का नाम यहाँ पर लिख दोगे, सेम होना चाहिए, देख लो TEMPLATS कंट्रोल S, तो ऐसे लिख दोगे आपकी एरर सॉल्व हो जाएगी। इसको मैं कर दे रहा हूँ कॉपी और नोट पैड में यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। मतलब यहाँ पर क्या करना है आपको, गिव योर राइट, गिव योर फोल्डर नेम हियर, यहाँ पर आपको अपने फोल्डर का नाम देना है। अब आप क्या करिए, कंट्रोल S सेव कर लो इसको और रन करो, ठीक है। ये एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगी, हो गई सॉल्व बस, इतना समझ में। किसी का कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन तो बताए भाई, इतना अगर आ गया तो। प्रतीक, तरुण, विभोर, अवधेश, राहुल, अनिरुद्ध, दीपांशु, नदीम, संतोष पटेल, श्वेता, अक्षित, ये कौन है, गुंद्रा, सौरभ कुमार, मोहम्मद, मुजाकिर एंड कुलदीप। इतना समझ में आ गया आप लोग को? सो तो नहीं रहो भाई, कुछ रिप्लाई तो करो, यस या नो। ओके, यस सर। रिप्लाई करते रहा करो, कुछ ना आएगा तो मैसेज में यहाँ लिख दिया करो, नहीं तो बोल लिया करो माइक ऑन करके, ठीक है। जो भी ना समझ में आएगा तुरंत मैसेज किया करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमने रेंडर कर लिया। आज अब हम लोग HTML का एक फॉर्म बनाएंगे और देखेंगे कि हाउ टू रीड क्लाइंट डेटा एट सर्वर मशीन। बोला आज बहुत मज़ा आएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, आज तो मैं बहुत कुछ पढ़ा दूंगा। तो आज हमारा जो अगला टास्क है वो ये है कि हमें क्या करना है, हाउ टू रीड क्लाइंट डेटा एट, अब हमें अगला जो सीखना है कि हम क्लाइंट का डेटा सर्वर पर कैसे रीड करेंगे। मैंने आपको बताया था हाउ टू क्रिएट क्लाइंट, यू ऑलरेडी नो हाउ टू क्रिएट क्लाइंट, क्लाइंट बनाना आ गया, HTML लिखना आ गया। हाउ टू क्रिएट सर्वर, सर्वर बनाना भी आ गया, पाइथन के फंक्शन लिखने आ गए। अब आपको सीखना है कि क्लाइंट जो आपने बनाया है उसमें जो आप डेटा रखोगे, जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स पे दोगे, उसका डेटा आप रीड कैसे करोगे, सर्वर पर कैसे लेकर के जाओगे। क्योंकि क्लाइंट हमारा ब्राउजर है, सर्वर अलग जगह है। तो जो भी आप क्लाइंट पे इंफॉर्मेशन भर रहे हो वो सर्वर के पास कैसे जाएगी। क्लाइंट के पास तो HTML है, सो हाउ टू रीड क्लाइंट डेटा एट सर्वर मशीन। जो आपने क्लाइंट में इनपुट किया है, मान लो 10, 20, 30, उसको आप कहाँ पर सर्वर पर कैसे रीड करोगे। मैं पहले बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या कह रहा हूँ, है ना। तो देखिए आप यहाँ CLC.html में जाइए और यहाँ पर आप टेबल आता है सबको, टेबल टैग, वेरी गुड। तो जिनको नहीं आता वो लोग अपना पढ़ेंगे।
आप लोग को नहीं आता ना, कोई बात नहीं, देख लो, बहुत सारा अभी HTML की क्लास ज्वाइन कर ली बस, उसमें आ जाएगा। मैं यहाँ HTML तो पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। अभी मैं इसको बूट स्ट्रैप का यूज़ करूंगा, वो बता दूंगा आपको। तो अभी मैं नॉर्मल HTML से कर रहा हूँ, फिर अभी मैं इसको बूट स्ट्रैप लगाऊंगा। यहाँ देखो, ये किया कॉपी, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, एंड यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। बटन का नाम दे दिया मैंने, बटन का नाम है, ये देखो ना, ऐसे बन करके आ जाएगा, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर और सब, ये समझे, ये देखो बन गया डिजाइन। इसको सेंटर पे लेकर के जाना है, वेलकम टू माय कैलकुलेटर को क्या करूंगा बताओ, सेंटर नहीं, H1 HTML का टैग है, और टैग के होते हैं एट्रीब्यूट्स, इसका होता है एक अलाइन, अलाइन कर दिया सेंटर। टेबल के भी, टेबल हमारा HTML का एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स। कौन कौन HTML पढ़ गया है, रेज योर हैंड, किसने पढ़ा है HTML, रितेश, यूट्यूब, आपने पढ़ा HTML, अभी नहीं पढ़ा है, तो HTML की क्लास कल से स्टार्ट हो रही ना, तो कल से ज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आए, क्लाइंट बना ही नहीं पाओगे। आप तो फुल स्टैक डेवलपर बनोगे ना, तो फुल स्टैक डेवलपर का मतलब क्या हो गया, फ्रंट एंड बैक एंड प्लस डेटाबेस, एवरीथिंग यू शुड नो इफ यू वांट टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ आना चाहिए, आसान हो जाएगा अगर मेहनत करोगे तो। ये तो बन गया, इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ तो क्या करूँ, कॉल स्पैन पढ़ा है किसी ने, कॉल स्पैन भाई, ये देखो कॉल स्पैन 2 कर लिया, स्पैन हो गया, मर्ज हो जाता है, कॉलम मर्ज हो, मर्ज हो गया। अभी पढ़ोगे स्टेल में, कुछ है नहीं, अपना देखना भी आ जाएगा आप लोगों को, ये तो बहुत सरल लगेगा आपको। तो हमने फिलहाल ये डिजाइन कर लिया, मैं तो यहाँ जैंगो पढ़ाने आया हूँ, HTML नहीं, बैकएंड पढ़ाता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ 10 लिखा, यहाँ लिखा 40 लिखा, और यहाँ क्या लिखा, मान लो 50। तो ये जो मैंने 10, 40 और 50 लिखा, ये मैंने क्लाइंट पे लिखा कि सर्वर पे, हाँ, अब आप ही लोग आंसर दे दो, अभी मैंने यहाँ, वेरी गुड, क्लाइंट पे लिखा। और हमने सर्वर यहाँ पर, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग हमने यहाँ पर करी हुई है। ये कैसी प्रोग्रामिंग है भैया, अगर इसी को कॉपी कर गए, और इसी को कॉपी कर गए, और इसी को यहाँ पर लिख दिए, मान लो ये लो यहाँ पे लिख दिए, ये HTML है, ये पूरा HTML है, ये लो HTML इज नथिंग जस्ट अ टाइपिंग, ये HTML आपने लिखा, ये देखो, ये रन किया, ये देखो, ये क्या कह रहा है HTML, ये देखो, कह रहा है ये क्या है, मैं नहीं जानता पाइथन का कोड, जैसा लिखोगे वैसा ही प्रिंट कर देगा। क्लाइंट क्या जानता है, सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट, क्लाइंट होता है वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज जानता है। अगर आप क्लाइंट में सर्वर साइड लैंग्वेज लिखोगे, तो जो भी आपने लैंग्वेज लिखी है वो सेम टू सेम वही लिख देगा, बोलेगा मेरे को नहीं सर, सेम HTML इज नथिंग, HTML जैसा टाइपिंग, व्हाटएवर यू टाइप यू जस्ट डिस्प्ले टू द ब्राउजर, जो भी आप लिखते हो वो आपको ब्राउजर पे दिखता है, बस तो जो लिखा सब लिख गया। तो क्लाइंट पे हम लोग सर्वर साइड का कोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, तो ये हमारा मतलब क्लाइंट है, राइट, और हमने, ये हमारा सर्वर है। अब देखना, ध्यान से सुनना, अब करना ये है हमको कि जो मैंने यहाँ 10 दिया, मान लो यहाँ 90 दिया, यहाँ मान लीजिए 65 दिया, मैं ये चाहता हूँ ये जो 10, 95, 65 है, जब मैं सम पे बटन पे क्लिक करूँ तो ये डेटा कहाँ पर आ जाए, सर्वर के पास। अरे भाई, क्लाइंट का डेटा सर्वर के पास भेजना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर पे ही तो आपने लॉजिक लिखा होगा, जो भी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सरकारी रिजल्ट.com, फॉर्म भर दिए, रजिस्टर बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो कहाँ पर गया, सर्वर, सर्वर पर आपने कोडिंग कर रखी है, सर्वर साइड लैंग्वेज यूज कर रखा है, जो आपके डेटा को क्या करता है, सेव करने का काम करता है, जो आपके डेटा को क्या करता है, सेव करने का काम करता है। तो भैया अगर कुछ डेटा आपने गलत भरा, तो सर्वर रिस्पॉन्स भी करता है कि ये चीज़ गलत है, जो आपने वैलिडेशन लगाए रखे होते हैं। सर्वर साइड लगाए होंगे तो सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, क्लाइंट साइड लगाए होंगे तो सर्वर तक जाने नहीं देगा, वहीं पर दे देगा।
है ना? तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया, सेव हो गया, सबमिट हो गया, या कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई, है ना? तो जो भी रिस्पॉन्स आता है सर्वर आपको किस फॉर्म में देता है? HTML के फॉर्म में। मैंने HTML के फॉर्म में रिस्पॉन्स देता है, HTTP को यार HTML के फॉर्म में रिस्पॉन्स देता है। सर्वर जो भी रिस्पॉन्स देता है किस फॉर्म में देता है? मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना करके 2-3 बार समझाया उसको। मैंने पहले ही बोला ना, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो समझ में आ गया, हमें पूरी कहानी समझ में आ गई। वेब एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपने यहाँ पर जो भी दिया, 10 दिया, 95 दिया, 65 दिया, ये आपने सम पे क्लिक किया। तो जैसे ही आपने सम पे क्लिक किया, इसका मतलब है क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेज दी। ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? सर्वर के पास। क्योंकि क्लाइंट ये चाहता है ये जो 10, 95, 65 है ये सर्वर के पास चला जाए। इसका मतलब है हाउ टू रीड क्लाइंट डेटा एट सर्वर मशीन। यही मेरा टॉपिक है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जो मैंने ये लिखा हुआ है, हाउ टू रीड क्लाइंट डेटा एट सर्वर मशीन, दिस इज अवर टॉपिक। यही हमारा टॉपिक है कि हम ये जो क्लाइंट का डेटा है इसको कैसे रीड, कैसे ले करके जाएं सर्वर के पास। ये बात समझ में आई सबको? आराम से सोच लो भाई, आराम से। मैं ज़्यादा आगे जल्दी नहीं भाग रहा हूँ क्योंकि अभी पूरी कहानी आगे यही होनी है। 2 महीने जो भी क्लास चलेगी, 1-2 महीने। क्लाइंट का जो भी डेटा है 10, 97, 65, ये हम सर्वर तक कैसे लेकर के जाएं? क्लाइंट हमारा दूसरी जगह है, सर्वर हमारा दूसरी जगह है, ठीक है? तो क्लाइंट का डेटा सर्वर पर हमें लेकर के जाना है। तो मैंने आपको बताया था, सर्वर के पास क्लाइंट की रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए क्या होते हैं? क्लास होती है, HTTP रिस्पॉन्स और HTTP रिक्वेस्ट। दो क्लास हम लोग अभी यूज कर रहे थे, HTTP रिक्वेस्ट क्लास और HTTP रिस्पॉन्स क्लास। इसका मतलब है ये जो 10 है, 97 है और 65 है, क्लाइंट क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। सर्वर के पास हमारा रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। सर्वर के पास क्या है? HTTP रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। सर्वर हैज प्री डिफाइंड क्लासेस टू हैंडल क्लाइंट रिक्वेस्ट। सर्वर के पास प्री डिफाइंड क्लासेस है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। तो जो भी सर्वर रिक्वेस्ट सॉरी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, तो सर्वर के पास उसको हैंडल करने के लिए रिक्वेस्ट क्लास है। रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मतलब HTTP रिक्वेस्ट क्लास है, तो HTTP रिक्वेस्ट क्लास के थ्रू इसको क्या कर सकता है? वो हैंडल कर सकता है। तो मैं ऐसे समझा देता हूँ यार, आपको थोड़ा मेहनत कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे समझा देता हूँ। फिर से बना देता हूँ क्लाइंट सर्वर, ताकि जिन लोगों को बाउंस कर रहा है उनको, क्योंकि बहुतों के चेहरे से लग रहा है कि उनको बाउंस भी कर रहा है, राइट? ये इंटर फर्स्ट नंबर है, ये समझ लो इंटर सेकंड नंबर है, ये मान लो रिजल्ट है, और ये मान लो बटन है। यही तो क्लाइंट पे बनाओगे। क्लाइंट पे HTML बनता है, देखना ध्यान से। 10, क्लाइंट रिक्वेस्ट टू सर्वर, सर्वर रिस्पॉन्स।
ओके, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ URL 1030 और 900। क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर। सर्वर के पास हर चीज को हैंडल करने के लिए क्या बनी हुई है, क्लासेस हैं। एक हमारे पास क्लास होती है HTTP रिक्वेस्ट क्लास और एक होता है HTTP रिस्पॉन्स क्लास, राइट। Server has classes to handle client request and server has classes to give the response to the client. सर्वर के पास रिक्वेस्ट क्लास भी, रिस्पॉन्स क्लास भी। रिक्वेस्ट क्लास है जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है उसको एक्सेप्ट करने की, और रिस्पॉन्स क्लास है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए क्लाइंट को। अब होगा क्या, सर्वर पर आप कौन सी लैंग्वेज लिखते हो, पाइथन, तो आपने ये लिखा हुआ है, राइट। यही तो लैंग्वेज लिखी हुई है, सर्वर साइड लैंग्वेज। ये बात समझ में आ रही है? आप देखो, अब मजा आएगा। इसके पास रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, इसको आप ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो। किसके अंदर, ए वेरिएबल के अंदर। ABCD वट एवर यू गिव द नेम, इससे वेरिएबल है। यहाँ लिखा आपने REQUEST रिक्वेस्ट डॉट। जैसे ही आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे आपने ऑब्जेक्ट डॉट लिखा, तो क्योंकि वो क्लास है और क्लास कंटेन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, तो उसके अंदर उन्होंने बने बनाए मेथड्स हैं, बने बनाई प्रॉपर्टीज है, बनी बनाई डिक्शनरी है। तो जैसे ही आपने रिक्वेस्ट डॉट किया तो उसके अंदर आपको मिलेगा एक डॉट गेट नाम से डिक्शनरी, और एक उसके अंदर होती है डॉट पोस्ट नाम से। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट डॉट करते हो तो आपको गेट नाम से डिक्शनरी मिलेगी और पोस्ट नाम से। ये गेट और पोस्ट क्या है, गेट एंड पोस्ट आर द डिक्शनरीज। तो इसके अंदर ये रिक्वेस्ट, जैसे आप एक वर्ड रिक्वेस्ट डॉट गेट करते हो, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करते हो, इसके अंदर बनी बनाई क्या होती है, डिक्शनरी होती है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको बनी बनाई डिक्शनरी मिल जाएगी। और डिक्शनरी में आप क्या पास करते हो, भाई डिक्शनरी में आप क्या पास करते हो, फंक्शन पास करते हो। सर कीज एंड वैल्यू पास करते हैं। वेरी गुड, कीज एंड वैल्यू पास करते हो, राइट। तो हमने डिक्शनरी में यहाँ पर पास करना है की पास करना है। क्या पास करना है, की क्या होगी, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम। की क्या होगी, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम। ये देखो, जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए क्या कोड लिखा था, मैंने लिखा था इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो जैसे ही आप इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखते हो, आपका टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। भैया जैसे ही आप इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखते हो, आपका टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम देना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा। नेम एक एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट बॉक्स का। क्या होता है, नेम। नेम होता है, आईडी होता है, प्लेस होल्डर होता है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं नेम। क्या यूज करना पड़ेगा, नेम। और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मान लीजिए आपने क्या कर दिया, T1। इस टेक्स्ट बॉक्स को आपने क्या नाम दे दिया, T1। ऐसे ही आपने मान लो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को कुछ नाम दे दिया, मान लो उसको नाम T2 दे दिया, और इसको मान लीजिए आपने नाम दे दिया रिजल्ट। इसको मान लो आपने RES कर दिया, इसको मान लो आपने T2 दे दिया। ये बात समझ में आई है। इस टेक्स्ट बॉक्स को आपने T1 नाम दे दिया, इस टेक्स्ट बॉक्स को T2 दे दिया, और इस टेक्स्ट बॉक्स को दे दिया रिजल्ट। मतलब हर टेक्स्ट बॉक्स के आपने क्या कर दिए, नाम दे दिए, बिकॉज वी हैव मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस। इफ देयर इज वन टेक्स्ट बॉक्स, then there is no requirement to give the name. For example, in my class there are, if there is only one student, if in my class there is one student, so if I know the name or not, it doesn't matter. अगर मुझे उसका नाम पता है नहीं पता है, ये मैटर नहीं करते हो, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ उसी को बता रहा हूँ। जो भी मैं पूछूंगा उसको पता चल जाएगा, सर मुझसे से पूछे, दीवारों से तो पूछ नहीं रहे होंगे अगर मैं अकेला ही हूँ तो। बट इफ इन माई क्लास देर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, देन हाउ कैन आई कॉल अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ नेम। मुझे नेम से उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। समझ आ रही बात। तो वैसे ही यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स था कि बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स थे, बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स। तो उस टेक्स्ट बॉक्स को मैं कैसे बुलाऊंगा, नेम। तो नेम जो होता है, नेम एज अ की यूज करते हैं हम लोग।
नेम क्या यूज करते हैं? एज अ की। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो आपने लिखा है ऐसे लिखते हैं हम, यहाँ लिखा है ए इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट। पहले मैं गेट बताता हूँ आपको, ठीक है, और इसके अंदर की पास करेंगे। तो क्या पास करेंगे बताओ? की बनी, तो भैया की बनाई है। नेम एज अ की, मैंने क्या बोला? जो आप नेम दोगे वही क्या है? की है। नेम जो है वही क्या है? की है। तो जो आप टेक्स्ट बॉक्स का नेम दोगे वही इसके अंदर आप पास कर दोगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पर 10 लिखोगे, आपने यहाँ 10 लिखा, तो ये 10 कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? ए में आकर के स्टोर हो जाएगा। ये हो जाएगा ए इक्वल टू 10। क्योंकि जो भी आप 10 दोगे, जो भी आप 10 दोगे वो किस नेम में दोगे? T1 में दोगे, क्योंकि इसका नाम क्या है? T1 ही तो दिया हुआ है नाम अभी। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट, तो ए इक्वल टू, तो जो भी आप 10 दोगे तो ए की वैल्यू वही सेट हो जाएगी, जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दोगे वो वेरिएबल की वैल्यू सेट हो जाएगी। एक और इसका मेथड होता है, लेकिन अगर मान लो आपने यहाँ पर लिख दिया मान लो T7, तो क्या होगा? राइट, इसमें यही प्रॉब्लम होगी। इफ की इज नॉट फाउंड, अगर की नहीं फाउंड हो रही है, देन इट शो एन एरर, ये एरर दे देगा। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप क्या करो? ऐसे लिखो ए इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट कर दो, और गेट के अंदर आप लिख दो की वैल्यू पेयर। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका क्या मतलब होगा? इफ की इज नॉट फाउंड, इट सेट डिफॉल्ट वैल्यू, क्या सेट कर देगा? डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब ये मेथड ज्यादा अच्छा है। अगर आपने यहाँ मान लो कुछ और दे दिया, मान लो ये दे दिया, की नहीं मिली, की मतलब नेम नहीं मिला, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर देगा? 0 सेट कर देगा। तो डिक्शनरी के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है गेट। टेक्स्ट बॉक्स की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट कर देगा। हाँ नहीं, टेक्स्ट बॉक्स की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा, क्योंकि आपने टेक्स्ट बॉक्स का तो नाम दिया है। मान लो आपने जो नाम टेक्स्ट बॉक्स का दिया है वो आपने यहाँ पर की पास नहीं करी, कुछ और की पास कर दी, तो टेक्स्ट बॉक्स की वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर देगा? 0 सेट कर देगा। तो ये जो रिक्वेस्ट डॉट गेट, डिक्शनरी के अंदर गेट नाम से एक मेथड होता है, किसी ने पढ़ा है? किसी ने गेट नाम से मेथड नहीं पढ़ा डिक्शनरी में? बहुत अच्छे यार, तुम लोग कितने अच्छे स्टूडेंट हो। इनका पढ़ा है सर। अरे इन लोगों ने नहीं पढ़ा है भाई, ये लोग मुझे देख रहे हैं। ये क्या लिख दिए? नहीं पढ़ा तो उधर देखो, कुछ पढ़ा भी करो घर पे। नहीं पढ़ा गेट तो जितने घर पे भी पढ़ा करो। ये देखो, इतने मेथड तो पढ़ ही लो। ये देखो गेट भी है इसके अंदर। ये क्या करता है? रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की। क्यों, क्या करता है गेट मेथड? हाँ, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की, मतलब अगर आपको की मिल जाएगा तो वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, और की नहीं मिलती है तो जो डिफॉल्ट वैल्यू दोगे वो सेट कर देता है। की वैल्यू पेयर, गेट के अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर पास करते हैं। लेकिन उसके पहले वाले अप्रोच में क्या हो रहा था? जो ये वाला अप्रोच था, इसमें सिर्फ आप की पास कर सकते थे, वैल्यू पास करने का कोई प्रोविजन नहीं था। बट यहाँ पर ये जो नीचे आपने रिक्वेस्ट डॉट गेट लिखा, गेट हमारी डिक्शनरी है। गेट और पोस्ट नाम से दो डिक्शनरी होती है। अभी मैं सिर्फ गेट की बात कर रहा हूँ, मैं पोस्ट की बात, अभी मैं पोस्ट की भी बात करूंगा आपसे, दोनों एक साथ नहीं कर सकता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जब आप रिक्वेस्ट डॉट लिखते हो तब आपको दो तरह की डिक्शनरी मिलती है, एक गेट मिलती है और एक पोस्ट मिल जाती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ किसकी? गेट। और डिक्शनरी के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है गेट। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट, उसके अंदर हम लोग पास करते हैं की वैल्यू पेयर। अगर आप ऊपर वाला यूज करते तो सिर्फ की पास करते, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थी कि अगर की ना मिलती, इफ की इज नॉट फाउंड देन इट्स एरर, तो एरर आ जाती। तो प्रॉब्लम है भाई, एरर क्यों दिखाओ, कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो। तो इसीलिए जो नीचे वाला है रिक्वेस्ट डॉट गेट, तो गेट हमारा डिक्शनरी का ही मेथड है। मैंने कुछ अपने मन से बना के नहीं लिखा, देखो इतने सारे मेथड है, घर पे आके पढ़ो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट, तो जैसे ही आप गेट लिखते हो तो उसके अंदर आप की वैल्यू पास कर सकते हो। तो की हमारा क्या है यहाँ पर? जो आपने टेक्स्ट बॉक्स का नेम दिया हुआ, नेम एज अ की यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो आपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया है सेम वही नाम आप यहाँ पास करोगे। अगर आपने कुछ और नाम पास कर दिया तो डिफॉल्ट वैल्यू इसमें चली जाएगी जो आप दोगे। ये तो प्रोग्रामर के हाथ में। अगर एनए देगा तो एनए चली जाएगी, जीरो देगा तो जीरो चली जाएगी, जो दोगे। मान लो वो एनए दे रहा है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर देगा? क्लियर? आराम से देख लो, सोच लो, समझ लो।
सर तो तीनों टेक्स्ट बॉक्स के लिए तीन अलग अलग वेरिएबल्स नेम देने पड़ेंगे, वेरिएबल नहीं, नेम देने पड़ेंगे। तीनों अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स के लिए अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। जैसे 3 स्टूडेंट के अलग अलग नाम होते हैं, वैसे टेक्स्ट बॉक्स का नामकरण करना पड़ेगा। हाउ टू कॉल अ बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, गिव नेम, नेम से तो करते हो, नाम नहीं देते तो कुछ भी बोल देते हैं, तो कुछ नाम दे देते हैं तो भाई एक हो जाता है कि भाई चलो इस नाम से बुलाया जाएगा, ऐसे ही नाम दे दो उसका। तो जो आप नेम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स को दोगे वही नेम एज अ की यहाँ यूज करोगे। बस ये ध्यान रखना जो आप यहाँ नाम दोगे वही नाम एज अ की यहाँ पास करोगे। T1 दिए, हाँ मैं ये पूछ रहा था सर कि वो जो आपने a इक्वल्स टू गेट डॉट गेट ये लिखा है सर, वो चीज तीनों बॉक्सेस के लिए बार बार लिखनी पड़ेगी। राइट, ए बी सी या ए बी रिजल्ट जो वेरिएबल का नाम बनाना है मैं बनाने जा रहा हूँ, मैं बनाने जा रहा हूँ भाई। ये समझ में आया कि नहीं? पहले इतना देख लो अच्छे से, 2 मिनट का टाइम ले लो, देख लो पहले, समझ लो, इतना समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ। जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम दोगे रिक्वेस्ट डॉट गेट और पोस्ट नाम से 2 डिक्शनरी होती है। अभी मैं सिर्फ गेट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर गेट की जगह पोस्ट भी लिख दूंगा। सबसे पहले मैं बताने जाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है गेट के साथ, तब मैं पोस्ट का यूज करूंगा, है ना। गेट जो होता है वो अभी मैं बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम होती है। फिलहाल अभी हम गेट का यूज कर रहे हैं, गेट डिक्शनरी का। अभी मैं गेट के थ्रू बताना चाहता हूँ, पोस्ट में कल पढ़ाऊंगा, कल पोस्ट के बारे में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। नहीं तो फिर आज ही बता दूंगा तो फिर रास्ते में कंफ्यूज रहते जाओगे कि गेट भी बता दिए पोस्ट भी बता दिए, अब समझ में नहीं आ रहा गेट करें कि पोस्ट करें, है ना, खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। है क्या खांसी? हाँ, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट, अभी आप समझो कि गेट नाम से एक डिक्शनरी है, वैसे होती गेट और पोस्ट है, लेकिन गेट के साथ प्रॉब्लम है। समझ गए? ये समझ गए? आगे बढ़ूं? ऑनलाइन इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए आप लोग। तरुण, प्रतीक, विभोर, अवधेश, अनिरुद्ध, दीपांशु, सौरभ, कुलदीप, संतोष, मुजा मुजाकिर, राहुल। तुम लेट आए हो क्या राहुल? रिक्वेस्ट डॉट गेट दोबारा बता दो। तो लेट मत आया करो। रिक्वेस्ट डॉट गेट मैंने बताया कि सर्वर के पास हर चीज को हैंडल करने के लिए बनी बनाई क्लासेस है, ऐसी उसके बाद HTTP रिक्वेस्ट क्लास है। तो हमने यहाँ रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डॉट, ऑब्जेक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पर डिक्शनरी है। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट डॉट करते हो तो गेट और पोस्ट नाम से आपको 2 डिक्शनरी बनती है, और डिक्शनरी के अंदर आप जानते हो आपको की पास करना रहता है। अब प्रॉब्लम यह है की पास क्या करें, तो की आप पास क्या करोगे, जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम दोगे, जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम दोगे वो वहाँ पास करोगे। तो पहले वाले मेथड में, मैकेनिज्म में, अगर आप रिक्वेस्ट डॉट गेट ऑफ T7 मान लो कर दिया और T7 आपने किसी का नाम दिया नहीं है तो क्या होगा, अगर की नहीं मिल रही है तो वो एरर दे देगा। लेकिन दूसरे वाला तरीका जो है, दूसरा तरीका ये भी, और या इस तरीका यूज करो, तो ये जो दूसरा तरीका है इसी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट, और गेट के अंदर हमारे पास डिक्शनरी के अंदर बड़ा बड़ा मेथड है जिसका नाम होता है गेट। इसके अंदर हम लोग पास करते हैं की वैल्यू पे। तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर की नहीं भी मिलेगी तो वो एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेगा, एक एरर नहीं देगा, एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके आपको दे देगा। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ ये चीज, अभी मैं प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ूँ पहले तो मैं, अब राहुल आया आपको? नहीं आया तो एक बार और रिकॉर्डिंग देखना, 2-3 बार मैंने इसको रिपीट किया हुआ रिकॉर्डिंग में, ठीक है, 2-4 बार 10 बार 100 बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, 1-2 बार में समझ में नहीं आएगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी, और यहाँ पर मैं फिर अब मैं यहीं पर आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा a इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, और इसके अंदर मुझे देना है की वैल्यू पेयर, राइट। तो की वैल्यू पेयर के लिए पहले मुझे टेक्स्ट बॉक्स के नेम देने पड़ेंगे। देखो मैंने क्या टेक्स्ट बॉक्स के नेम दिए अभी, है नहीं दिए ना, तो यहाँ लिखूंगा नेम और यहाँ लिख दूंगा T1। ऐसे ही मान लीजिए इसका नाम दे दिया, नेम इक्वल टू इसका नाम दे दिया। अब जरूरी नहीं है T1 T2 दो, आपकी मर्जी कुछ भी दो, है ना, राहुल अजय कुछ भी दो जो मन करे। रिजल्ट एक नाम दे दिया मैंने रिजल्ट, तो T1 T2 और RES ये 3 नाम दे दिए। तो आप यहाँ पर क्या पास करो, T1, और यहाँ पर आपने पास कर दिया मान लो NA। ये कॉपी पेस्ट आप मत करना, लिखना 2-3 बार, समझे।
और यहाँ पर मान लो बी कर दिया और यहाँ पर मान लो कर दिया। ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना बताइए, कितना समझ में आया? देखना ध्यान से अब। और इसकी वैल्यू में क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट क्लाइंट साइड है कि सर्वर साइड? क्लाइंट साइड। प्रिंट क्लाइंट साइड मेथड है, सर्वर साइड है? तो ये तो क्लाइंट साइड है। क्लाइंट साइड है, ठीक है भाई, क्लाइंट साइड है। तुम लोग बोल रहे हो क्लाइंट साइड है, मैं क्लाइंट पे लिख दे रहा हूँ भाई। आप लोग इच्छा पूरी कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप जो बोलोगे मैं वही लिखूंगा। ये लो, मैंने क्लाइंट पे लिख दिया। तो अब आप सर्वर है, डिसाइड करो सर्वर क्लाइंट है कि साइड, सर्वर है। सर्वर साइड। सर्वर साइड है, पाइथन कैसी लैंग्वेज है? क्लाइंट साइड, सर्वर साइड? सर्वर साइड से। तो भैया अगर पाइथन सर्वर साइड लैंग्वेज है ना, तो प्रिंट पाइथन का ही तो मेथड है, सर्वर साइड तो है। क्लाइंट साइड कैसे हो गया? तो पर ये क्लाइंट मिरर कैसे से हो गया? मिरर में आप क्यों लगेगा? कंफ्यूज क्या हो जाते हो? बोलो बता दो। नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना है। प्रिंट जो है वो ये सर्वर रिजल्ट का मेथड है, पाइथन में यूज होता है। पाइथन हमारी कैसी लैंग्वेज है? सर्वर साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट पे मैंने लिख के दिखा दिया आपको, ये लो भाई। क्लाइंट कहेगा ये क्या है, लो लिखो, मैं दे दूंगा भाई, लिख लो तुम क्लाइंट पे इसको, आपके सामने है रिजल्ट। क्लाइंट कहेगा मैं सर्वर साइड लैंग्वेज जानता नहीं हूँ। जैसे आप नेपाली चले गए, आपको नेपाली समझ में आएगी, वो तुम क्या कहोगे? बोलो भाई जो बोलना है, जितनी गाली देनी दे दो, मुझे तो समझ में आना नहीं है। यही होगा, वो गाली पे गाली देता जा रहा है नेपाली में और आपको मजा आ रही है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या बोल रहा है। वही चीज है, सर्वर को नहीं पता, क्लाइंट को नहीं पता। जो आपने सर्वर साइड लैंग्वेज लिखी, तो क्लाइंट क्या कहेगा, कोई बात नहीं मैं यही लिख दूंगा, मुझे नहीं पता प्रिंट का क्या मतलब है। समझ गए? अब दोबारा कभी पूछूंगा तो बता देना, फिर से ये मत बोलना क्लाइंट साइड। ठीक, अभी मैं फिलहाल इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसको मैं फिर से कहाँ लिखता हूँ, सर्वर। सर्वर हमारा यहाँ है, फंक्शन यहाँ। तो ए की वैल्यू ए इक्वल टू ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ बी प्रिंट कर देगा, रिजल्ट आएगा जो रिजल्ट प्रिंट कर देगा। ठीक है, मतलब कि जो भी आप यहाँ पर वैल्यू दोगे, ठीक है, देखो इधर, मतलब जो भी आप यहाँ पर वैल्यू दोगे, मान लो आपने दे दिया 10, यहाँ आपने दे दिया 34 और यहाँ आपने दे दिया, और जैसे ही सम पे क्लिक किया तो ये ए बी और रिजल्ट ये कहाँ पर दिख जाना चाहिए आपको, यही सर्वर पर। सर्वर मतलब देखो, ये देखो दिखने लगा, ये देखो दिखने लगा ना, ये देखो ए की वैल्यू क्या आ गई। अरे यार जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने का मतलब ये कैसी रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट। ये देखो कैसी रिक्वेस्ट है, देखो लिख करके भी आ रहा है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट हो गई, एन एन एन, क्योंकि अभी हमने टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी वैल्यू दी ही नहीं, तो एन ए सेट कर दो। देखो एन ए सेट कर दिया, देखो दिख रहा है सर्वर पे, पाइथन सर्वर। ये हमारा नीचे क्या चल रहा है, सर्वर चल रहा है, पाइथन नहीं, सर्वर चल रहा है। ये क्या चल रहा है, सर्वर। और प्रिंट कैसा फंक्शन है, सर्वर का फंक्शन है, तो सर्वर पे दिखा रहा है आउटपुट। अभी मैंने यही प्रिंट को वहां लिखा था क्लाइंट पे, तो क्या कर रहा था, दिखा रहा था कुछ, वही दिखा देना था, हेलो पाइथन जो भी। अब आप सम बटन पे क्लिक करिए, तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो क्या कुछ हुआ, देखो इधर ध्यान से, यहाँ पर आपने सम बटन पे क्लिक किया, ये पेज रिफ्रेश हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अगला अब आपको क्या पढ़ना है, हाउ टू पोस्ट, अब इसके बारे में यहाँ लिखूंगा, हाउ टू पोस्ट अब हमें अगली चीज सीखनी है कि हम डेटा को सर्वर पर भेजे कैसे। जो हमने डेटा क्लाइंट में भर दिया उसको सर्वर पर भेजे कैसे, भेज भी तो नहीं पा रहे हैं, ये भी तो एक समस्या है। सो हाउ टू पोस्ट डेटा टू द सर्वर, जो आप डेटा भरोगे क्लाइंट पे, उसको सर्वर पर कैसे भेजें। तो देखो, टू पोस्ट डेटा टू द सर्वर वी हैव फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन से मेथड होते हैं, गेट होता है,
हाँ ये सब पढ़ा होगा आपने। गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, पैच होता है, ऑप्शन होता है ना। तो ऐसे हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, एक्सेट्रा, पैच होता है, ऑप्शंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम क्लाइंट का डेटा सर्वर पर पोस्ट कर सकते हैं। सर ये सब ठीक किसका है, और मेथड है सर? हाँ ये सब मैं बता रहा हूँ, ये सब आपको इसमें यूज करना पड़ेगा फॉर्म टैग का, आपको किसका यूज करना पड़ेगा। और फॉर्म में हमारे पास होता है एक एट्रीब्यूट जिसका नाम होता है मेथड, और मेथड के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, अगर गेट लिखोगे तो गेट, पोस्ट लिखोगे तो पोस्ट, पुट लिखोगे तो पुट, पैच लिखोगे तो पैच। ठीक है, तो अगर आप मेथड में गेट नहीं लिखते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट फॉर्म में जो होता है वो गेट ही मेथड होता है। मतलब जैसे आपने फॉर्म टैग लगा दिया और मेथड इक्वल टू स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब कि इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई मेथड एट्रीब्यूट, मेथड हमारा एक एट्रीब्यूट होता है, इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई मेथड एट्रीब्यूट इन फॉर्म टैग then by default it accept कैसा मेथड, बाय डिफॉल्ट कैसा मेथड एक्सेप्ट करता है, गेट मेथड। बाय डिफॉल्ट वो हमारा गेट मेथड एक्सेप्ट करता है अगर आपने फॉर्म के टैग में ये नहीं दिया। तो जो भी अगर आपको डेटा जो भी आपको सर्वर पर भेजना है तो सबसे पहले आपको फॉर्म टैग का यूज करना पड़ेगा। अगर ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है तो देखो अभी नहीं हो रहा है ना, अब मैं जा रहा हूँ उसको यूज करने, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए और बॉडी के अंदर हम लोग यूज करते हैं फॉर्म टैग का, ये भी आप एचटीएमएल में पढ़ोगे, जो भी आपको एचटीएमएल पढ़ाएगा। ये वाला ये जो पूरा प्रोसेसर है ये सर्वर से यूजर पे लाने का है ना? क्लाइंट का डेटा सर्वर पर पोस्ट करने का। अभी देखो ये पोस्ट नहीं हो रहा था ना, ये रिफ्रेश नहीं हो रहा था, देखा ना आपने, फिर से हटा के दिखा दे रहा हूँ, देखो इधर भाई, देखते रहो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, जुड़े रहिए मेरे साथ। ये देखिए अभी रिफ्रेश हो रहा है क्या, जो भी मैं डेटा यहाँ रख रहा हूँ क्लाइंट का डेटा सर्वर पर कहीं मैं भेज पा रहा हूँ, पोस्ट पेज ही नहीं पोस्ट हो रहा है, तो कैसे डेटा भेजोगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्म टैग का, किसका, और फॉर्म टैग में मैंने क्या कोई भी मेथड यूज किया है, फॉर्म के एट्रीब्यूट होते हैं, जो भी हमारे टैग्स होते हैं टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एट्रीब्यूट होता है मेथड। तो मेथड के अंदर हम लोग मेथड स्पेसिफाई करते हैं कि गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, पुट है, पैच है, ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेथड स्पेसिफाई नहीं किया, तो अगर आपने मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा मेथड एक्सेप्ट करता है, गेट मेथड। ठीक, कंट्रोल एस किया और देखना अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से इसको रिफ्रेश करने, और यहाँ लिखा मैंने 10, यहाँ लिखा मैंने 34 और यहाँ लिखा मैंने 455, तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू एन सेट हो गई, दिख रहा है सबको, ये दिख रही है नीचे वैल्यू। और अब मैं जा रहा हूँ इसको डेटा को पोस्ट करने, अब ये रिफ्रेश हो जाएगा, हो गया रिफ्रेश। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब है जो भी आपने क्लाइंट का डेटा दिया था वो आपने सर्वर पर क्या कर लिया, रीड कर लिया, पोस्ट कर लिया, है ना, बढ़िया, मजा आ जाता है। तो हाउ टू रीड क्लाइंट डेटा सर्वर, जो भी आपने क्लाइंट का डेटा दिया था उसको आप सर्वर पर क्या कर सकते हो, रीड। और लेट्स सपोज आपने कोई गलत की दे दी, मान लो आपने ऐसी दे दी, आपको तो भाई पता नहीं, आप फ्रेशर हो और आपने मान लो कुछ और ही दे दिया, यहाँ पर कंट्रोल एस किया, अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ये देखो ये एन ए है पहले, यहाँ पर मान लो आपने 10 दे दिया, ये दे दिया, और यहाँ पर आपने सम पे क्लिक किया, तो देखो ए की वैल्यू क्या सेट हो गई, बस क्योंकि की फाउंड नहीं हुई, इफ की इज नॉट फाउंड देन डिफॉल्ट वैल्यू सेट, की हमारी मिली नहीं क्योंकि की क्या थी, T1 थी, और आपने क्या दे दिया, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, मतलब कि आप T1 के अंदर 10 वैल्यू रख रहे हो और आपने यहाँ क्या लिख दिया है T134, तो ये लेगा नहीं, आप रहेगा T1 दो भाई, जो नाम आपने दिया है वही नाम दो, समझिए इस बात को। और एक चीज अभी आप देखिएगा जो URL जो बन रहा है, यहाँ दे दिया मैंने 10, यहाँ मैंने दे दिया मैंने 30 और यहाँ मैंने दे दिया 900,
और मैंने सम पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पर ये आ गया ना, ये समझ गए। और यूआरएल में देखो जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वही सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। ये दिखा कि नहीं सबको? मतलब कि इसका मतलब क्या है, मतलब कि when you perform get request, then all the information will display in the URL। जो भी इंफॉर्मेशन आप गेट रिक्वेस्ट के थ्रू भेजते हो, व्हेन यू परफॉर्म गेट रिक्वेस्ट, या लिखो व्हेन यू सेंड डेटा, ऐसे लिखो व्हेन यू सेंड डेटा थ्रू गेट रिक्वेस्ट, व्हेन यू पोस्ट डेटा थ्रू गेट रिक्वेस्ट, जब आप डेटा को गेट रिक्वेस्ट के थ्रू सेंड करते हो, देन ऑल द इंफॉर्मेशन विल डिस्प्ले इन द यूआरएल। क्योंकि अभी मैंने फॉर्म में कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा मेथड ले रहा है, गेट। देखो ना यहाँ लिखा हुआ, याद करने की जरूरत नहीं है भाई, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो। यहाँ पर कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, गेट ही रिक्वेस्ट है। तो जब भी आप फॉर्म में मेथड नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सी रिक्वेस्ट होती है, गेट रिक्वेस्ट होती है। तो जब भी आप डेटा को पोस्ट करते हो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, तो मैं अभी कौन से रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा को पोस्ट कर रहा हूँ, अभी मैं कौन से रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा को पोस्ट कर रहा हूँ, गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, गेट रिक्वेस्ट के थ्रू। ये जो फॉर्म आपने बनाया है इसमें कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है, गेट रिक्वेस्ट। तो जब भी आप गेट रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा को पोस्ट करते हो तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी यूआरएल पे दिखती है। ये समझाया? ऑल द व्हेन यू पोस्ट डेटा थ्रू गेट रिक्वेस्ट, देन ऑल द इंफॉर्मेशन विल डिस्प्ले इन द यूआरएल। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यूआरएल पे दिखेगी। इट इज नोन एज, इसको कहते क्या है, इसका नाम होता है, इट इज नोन एज क्वेरी स्ट्रिंग। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग, या बोलते हैं यूआरएल रीराइटिंग। क्या बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग या बोलते हैं यूआरएल रीराइटिंग। तो ये क्वेरी स्ट्रिंग होती है, समझिए। क्वेरी स्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या आता है, तो भी हमारा http कूलन 127.0. सॉरी 127.0.0.1 कूलन 8000 ये होता है। फिर क्वेश्चन मार्क होता है, मतलब फिर फाइल का नाम होता है, जो भी फाइल का नाम है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है, फिर जो भी आपने वेरिएबल बनाया वेरिएबल का नाम, और फिर उसकी वैल्यू। तो वेरिएबल नेम 1 और इक्वल टू वैल्यू 1, फिर एंड, फिर वेरिएबल नेम 2 इक्वल टू वैल्यू 2, फिर एंड वेरिएबल नेम 3 इक्वल टू वैल्यू, मतलब ऐसे ही बनता चला जाता है, एंड सो ऑन, जितना बनाना चाहो। उसको हम लोग बोलते हैं यूआरएल रीराइटिंग, या बोलते हैं इसको हम लोग, पूरा नाम है इसका क्वेरी स्ट्रिंग। तो देखो जो आपने यहाँ सिंटेक्स लिखा है सेम टू सेम यहाँ पर यही फॉलो हो रहा है कि नहीं, देख रहे हैं आप। आपकी फाइल का नाम के बाद क्वेश्चन मार्क, T1 इक्वल टू उसकी वैल्यू, T2 इक्वल टू उसकी वैल्यू, एंड रिजल्ट इक्वल टू। अच्छा, आप कोई फाइल के नाम के बाद क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है सर? क्वेश्चन मार्क ही आता है, ये इसकी मतलब सिंटेक्स है इसका, मैं नहीं ला रहा हूँ। ब्राउजर देखो ना, यहाँ पे लिखा मैंने स्टेटपा, देखना ध्यान से। अरे यार इन्फोटेक कहाँ से हो गया, सिर्फ यहाँ पे लिखा आपने सेटपा, देखना इधर, हर लैंग्वेज बनाती है। देखो ये क्या बन रही है, देखो क्वेरी स्ट्रिंग दिख रही है किसी को ऊपर, सर्च उसके बाद नाम होगा क्वेश्चन मार्क, क्यू इक्वल टू सेटपा एंड की वैल्यू, एंड वेरिएबल नेम वैल्यू, एंड वेरिएबल नेम वैल्यू, दिख रहा है। हर वेबसाइट में आपको गेट रिक्वेस्ट पे मिलता है ये। यहाँ लिखा आपने अमेजन, अब देखो दिख रहा है क्वेरी स्ट्रिंग, क्वेश्चन मार्क अपने मन से आता है, मैं नहीं ला रहा हूँ, वो सिंटेक्स का पार्ट है। मतलब अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ ले व्हाट इज क्वेरी स्ट्रिंग या व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग, तो आपको उसको लिख के दिखाना पड़ेगा। और व्हेन क्वेरी स्ट्रिंग जनरेट, क्वेरी स्ट्रिंग कब जनरेट होती है, व्हेन यू परफॉर्म गेट रिक्वेस्ट, whenever you perform get request, then whatever the information you give in your HTML control, all the information will display in the browser URL। ब्राउजर के URL पे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखना चालू हो जाती है। वैसे रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे आप? क्या बात कर रहे हो, बाईस की लास्ट रिकॉर्डिंग है यार इसमें। मेरी रिकॉर्डिंग हमेशा रहती है सर। 22 पर आपने कल रिकॉर्डिंग करी है 2 क्लास। एक बार होल्ड करो बेटा।
तो भाई देखिए आप लोग, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं पढ़ने में? इंटरेस्टिंग है बहुत। अभी बहुत मजा आएगा आगे, जैसे जैसे बिल्कुल रिलेशनशिप बार बार थोड़ी सर। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी तो अच्छा लगेगा। सर साथ ही अच्छा हो तो सफर अच्छा होगा। हाँ। ठीक है, प्रतीक, तरुण, विभोर, संतोष, आ रहा है समझ में? यस सर, यस ठीक है भाई, देखिए। ठीक, तो देखिए जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी थी यहाँ क्लाइंट ने, तो जो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे दोगे वो आपको इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। आज मैं गेटी रिक्वेस्ट पढ़ा रहा हूँ, पोस्ट नहीं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने 300 बना लिया, यहाँ मैंने 9000 बना लिया। तो जैसे ही सम पे क्लिक किया, देखो ये यहाँ पर आ गई, यही इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पर आ गई। तो जो भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन थी वो आपने सर्वर पर दिखा दी, मतलब जो भी आपने डेटा यहाँ पर दिया था वो कहाँ पर आ गया, सर्वर पर आ गया। लेकिन क्या मुझे वो डेटा सर्वर पर दिखाना था? सर्वर भी तो रिस्पॉन्स करे क्लाइंट को। जो भी इंफॉर्मेशन गई वो क्लाइंट से तो गायब हो गई, हमें तो वही इंफॉर्मेशन कहाँ पे दिखानी है, क्लाइंट पे दिखानी है, मतलब सर्वर को अब रिस्पॉन्स करना है। तो पहला हमारा था कि हाउ टू रीड क्लाइंट डेटा एट सर्वर मशीन, जो कि हमने सीख लिया कि क्लाइंट का डेटा कैसे सर्वर पर रीड करेंगे। और अगला टास्क क्या होगा, हाउ टू रिस्पॉन्स या हाउ टू सेंड सर्वर डेटा टू द क्लाइंट मशीन। अब सर्वर का डेटा क्लाइंट की मशीन पर कैसे भेजे, मतलब रिस्पॉन्स कैसे भेजे अब क्लाइंट को। आगे बढ़े, तो देखिए भाई, तो जो डेटा आपके यहाँ सर्वर पर आ रहा है, ये डेटा मुझे सर्वर पर थोड़ी ना देखना है, ये डेटा मुझे कहाँ देखना है, यही क्लाइंट पर चाहिए मुझे डेटा। जो डेटा सर्वर के पास गया और सर्वर पे आ जा करके तुरंत यहाँ पर क्या आ गया जाए, रिस्पॉन्स आ जाए, तुरंत वापस आ जाए यहाँ पर दिखने लगे हमको, क्योंकि वो तो हमें कहाँ दिख रहा है, सर्वर पे दिख रहा है ना। कस्टमर थोड़ी ना सर्वर पे जा पाएगा यार। कस्टमर ने यहाँ पर दिया, मान लो ये देखो, ये सर रिक्वेस्ट करी, गेट रिक्वेस्ट गई, पहली रिक्वेस्ट गेट गई, एन सेट हो गया, गेट रिक्वेस्ट है, 10 किया, 80 किया, 78 किया, सम पे क्लिक किया, चला गया, कहाँ गया कुछ पता ही नहीं। वही डेटा यहाँ पर दिखने लगे हमको, ये तो सर्वर पर गया। तो क्लाइंट थोड़ा सर्वर पर चला जाता है, आप फॉर्म भरते हो सर्वर पर भी चले जाते हो, सर्वर रिस्पॉन्स करता है, इसकी रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगला हमारा जो टास्क है, हाउ टू ट्रांसफर सर्वर डेटा टू द, मतलब जो भी सर्वर पे डेटा है उसको अगर आपको क्लाइंट पे भेजना है तो कैसे करेंगे, हाउ टू ट्रांसफर या हाउ टू सेंड सर्वर डेटा टू द। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, क्रिएट अ डिक्शनरी, क्रिएट अ डिक्शनरी एंड पास all the data into that dictionary, create a dictionary and pass all the data into that dictionary, whatever data you want to post to the। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको पास फॉलो करना है वो ये करना है कि आपको एक डिक्शनरी बनानी है। क्या बनानी है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपको सबको डिक्शनरी बनानी आती होगी। नहीं आती तो भाई पाइथन पढ़ो। तो आपको डिक्शनरी सर यस। बनानी है और सारा का क्रिएट अ डिक्शनरी एंड पास ऑल द डेटा इनटू दैट डिक्शनरी। और जो भी डेटा आप भेजना चाहते हो वो सारा का सारा आपको डिक्शनरी में रखना है। उस डिक्शनरी के अंदर वट एवर डेटा यू वांट टू पोस्ट टू द क्लाइंट, जो भी डेटा आप क्लाइंट को पोस्ट करना। क्या समस्या आन पड़ी, दिखा दो भाई इनको आई कार्ड, बेटा एक मिनट होल्ड करो आप लोग, ये आई कार्ड चेक कर लें।
हेलो, एम आई ऑडिबल? तो आप डिक्शनरी बनाइए और जो भी डिक्शनरी में जो भी डेटा आप भेजना चाहते हो उसको उस डिक्शनरी के अंदर रख लीजिए, जो भी आप क्लाइंट को भेजना चाहते हो। तो डिक्शनरी जो है वो सर्वर पर ही बनेगी, क्योंकि पाइथन में ही हम डिक्शनरी बनाते हैं, है ना। यहाँ बना दूंगा तो वही प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर जाइए, आप देखिएगा ध्यान से। डिक्शनरी का नाम कुछ भी ले लो, D1 D2 D3 D4 D5, अपना नाम लिख दो। कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। की वैल्यू पेयर, की मान लीजिए आपने ए बना लिया, वैल्यू भी ए ही है ना। की मान लीजिए आपने बी बना लिया, वैल्यू भी बी है, राइट। की मान लीजिए आपने बना लिया रिजल्ट, और वैल्यू भी क्या है। ये आपने डिक्शनरी देखो बना ली कि नहीं बना ली, ये बात समझ में आई। ऐसी बनाते हैं डिक्शनरी। दूसरा स्टेप, अब इसको आपको पास करना है क्लाइंट को। तो रेंडर फंक्शन है, रेंडर के अंदर ही, तो रेंडर के अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं और दूसरा क्या पास कर रहे हैं, फाइल नेम डॉट HTML। एक और पैरामीटर और होता है जिसका नाम होता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट इक्वल टू, मतलब कि पास योर डिक्शनरी इनटू कंटेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड कंटेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेंडर फंक्शन। आप प्रॉपर्टी को चाहे पैरामीटर को, रेंडर हमारा फंक्शन है, उसके अंदर पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट होता है, दूसरा फाइल का नेम पास करते हैं, तीसरा कंटेक्स्ट पास करते हैं। तो प्रॉपर्टी का होता है, तो कंटेक्स्ट पैरामीटर, कंटेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आप अपनी डिक्शनरी को क्या कर दीजिएगा, पास कर दीजिएगा। तो देखो मैंने कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा कॉमा, और मैंने बताया था चाहे डायरेक्ट रिटर्न लिख दिया करो, या मैंने बताया था इसका क्या बना लो, ऑब्जेक्ट बना लिया करो, ये भी ठीक है। ये एक स्टेप बढ़ जाता है बस इसमें। तो ये आपकी मर्जी है, चाहे वैसे करो चाहे वैसे। डायरेक्ट भी आप रिटर्न लिख सकते थे, मैंने देख लिया, एक बार ये करके भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर फिर क्या लिखूंगा बताओ, कंटेक्स्ट इक्वल टू उस डिक्शनरी को का नाम पास कर दिया आपने। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई बात समझ में। तो अब आप यहाँ पर जाइए और देखिए क्या डेटा है, अभी नहीं आएगा, देखना इधर। ये रन किया और यहाँ पर आपने लिखा मान लो 900, कुछ भी लिख दिया, ये लिख दिया और सम पे क्लिक किया, तो ये डेटा यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, है ना। लेकिन यहाँ पर अभी पेज पे दिखाने के लिए क्या करोगे, ये जो की बनाई है आपने, की, इन की को पास करो। ए बी और रिजल्ट क्या बनाया हुआ है, की में है, ए बनाया हुआ है, बी बनाया है और रिजल्ट। अच्छा देखो इधर ध्यान से, अगर आप ए बी और रिजल्ट लिखोगे तो यहाँ पर भी क्या प्रिंट हो जाएगा, ए बी और रिजल्ट। देखो हो गया कि नहीं प्रिंट। लेकिन आप ए बी और रिजल्ट की क्या प्रिंट करना चाहते हो, वैल्यू। क्या प्रिंट करना चाहते हो, तो इसको ऐसे ही ना पास करो, इसको ऐसे ही ना पास करो, इसको पास करो आप स्पेशल सिंबल के अंदर। इसको कहते हैं, इसको मैं भी आगे पढ़ाऊंगा, जब मैं भी आपको डिटेल पढ़ाऊंगा आगे, Django टेम्पलेट लैंग्वेज। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन वेरिएबल, और इसको हम लोग बोलते हैं, और भी बहुत सारे सिंबल होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसको कहते हैं क्लोज वेरिएबल। एक को हम लोग बोलते हैं ओपन वेरिएबल, दूसरे को बोलते हैं क्लोज वेरिएबल। तो ओपन वेरिएबल, क्लोज वेरिएबल, और इसके अंदर हम लोग पास करते हैं वेरिएबल का नाम, या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो आपके वेरिएबल का नाम क्या है, ए है, कॉमा, दूसरे वेरिएबल का नाम क्या है, बी है, कॉमा, तीसरे वेरिएबल का नाम क्या है, सी नहीं है, रिजल्ट। तो आपने ऐसे पास किया है ना, इसको कैसे पास करो, ओपन वेरिएबल क्लोज वेरिएबल, ओपन वेरिएबल क्लोज वेरिएबल, ओपन वेरिएबल क्लोज वेरिएबल, कंट्रोल एस। अब देखो, अब आएगा देखने में। अब देखो रिफ्रेश, देखो डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट हो गई। तो जो यहाँ सर्वर पर सेट हो रही थी वो अब हमें क्लाइंट में भी दिखने लगी, राइट। यहाँ पर आपने लिखा 100, यहाँ लिखा 200, यहाँ लिखा 400, और यहाँ सम पे क्लिक किया, ये देखो आने लगा। ये समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये चीज यहाँ थोड़ी ना दिखानी है, ये चीज कहाँ दिखानी है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही। कहाँ दिखानी है, तो टेक्स्ट बॉक्स का एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम होता है वैल्यू। जैसे नेम होता है वैसे क्या होता है, वैल्यू। जैसे वैल्यू में मैंने लिख दिया शुभम, कंट्रोल एस, तो अब वैल्यू में क्या दिखने लगेगा, मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये देखो शुभम आने लगा, दिख रहा है, समझ आ रहा है। तो मुझे वैल्यू में दिखाना है, मुझे क्या दिखाना है, ओपन वेरिएबल क्लोज वेरिएबल, और उस वेरिएबल का
ना, ये समझे कि नहीं, ये वहां से हटाया यहाँ लगा दिया, ये समझ में आया। अब इसी को ही आप कॉपी कर लो और इसी को ही आप कॉपी मत करना, मतलब मैं कॉपी कर रहा हूँ, आपको लिखना है। कॉपी पेस्ट करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। और रिजल्ट कंट्रोल एस रेफरेंस, ये देखो अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आने लगा। अब देखो अच्छा लग रहा है ना। अब यहाँ लिखा आपने 100, यहाँ लिखा 300, यहाँ लिखा आपने ये सम पे क्लिक किया, ये देखो इतना समझ गए। ये है गेट रिक्वेस्ट के थ्रू। अभी मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अभी मुझे बल्कि सम करना था, मैंने सम भी नहीं किया। अब इसको आज यहीं पे छोड़ेंगे। अभी मैं इसको डिजाइन कर देता हूँ आज आपके लिए बूटस्ट्रैप पे। मैं इसको बूटस्ट्रैप पे डिजाइन करके इतना बना करके आज छोड़ देता हूँ, मतलब इतना ही मैं पढ़ाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं पोस्ट पे आ जाऊंगा तो बाउंस कर जाएगा भाई, बाउंसर मारेगा जैसे ब्रेटली का मारता है ना, तो वो संभल नहीं पाएगा। तो अब मैं जा रहा हूँ इसी को एकदम सेम बट डिजाइन करने जा रहा हूँ। करूँ बूट स्ट्रैप के थ्रू, तो देखो 2 मिनट में बूट स्ट्रैप के थ्रू डिजाइन हो जाएगा। यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करिए, इसको किया कॉपी, देखना राइट क्लिक किया और कर दिया पेस्ट, टेम्पलेट में जाइए पेस्ट कर दिए। और यहाँ पर इसका नाम मान लो मैंने कर दिया, इसका नाम CLC कॉपी है, ठीक है, तो इसका नाम मान लो CLC1 कर दिया, ठीक है। और ये हमारा CLC1 हमारा वो है, और ये CLC का यूज करते हैं, ठीक, इसको मैं हटा दिया, इसमें हम बूटस्ट्रैप का यूज कर लेते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक। इसको मैंने डिलीट नहीं किया है, ये अभी आपको सेंड करूंगा ना, क्योंकि मैं फाइल कौन सी रन कर रहा हूँ, CLC ना, तो 1 वाले को हटा दो। अब CLC में मैं बूटस्ट्रैप डिजाइन कर देता हूँ, पेज वही रेंडर हो जाएगा। तो बूटस्ट्रैप के लिए जिनको नहीं आता देखिए वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाइए आप getbootstrap.com। देखो अभी पेज नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी ना, क्योंकि हटा दिया मैंने। यहाँ जाएंगे गेट बूटस्ट्रैप और getbootstrap.com में जाएंगे। अच्छा, बूटस्ट्रैप इसीलिए होता क्या है, बूटस्ट्रैप is a collection of HTML, CSS and JavaScript. Bootstrap is powerful framework for creating responsive design. Bootstrap जो है बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम लोग रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाते हैं। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन सिंपली मीन्स बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन वेब एप्लीकेशन, सिंपल, you are working on web application and you are a user, you are a customer has several devices, customer has mobile phone, customer has laptop, customer has iPad, customer has desktop, है ना, customer has TFT machine, customer has different sizes of monitor, right? So what is the working of Bootstrap? So Bootstrap basically Bootstrap is used for responsive design. Responsive means according to the customer screen size, your website will respond. कोडिंग ना फट जाए ना। मतलब जो भी कस्टमर, इफ कस्टमर ओपन योर वेब एप्लीकेशन, क्योंकि वेब एप्लीकेशन कैन बी ओपन एनी डिवाइस विद द हेल्प ऑफ URL, यू जस्ट हैव इंटरनेट। क्यों setpainfotech.com में मोबाइल फोन में नहीं ओपन कर पाऊंगा, कर लूंगा। कोई भी वेबसाइट सरकारी रिजल्ट.com इसमें नहीं ओपन कर, अमेजोन नहीं ओपन कर पाऊंगा। तो हमारी जो भी वेब एप्लीकेशन है, वी है ना, वी ओपन अवर वेब एप्लीकेशन डिफरेंट डिवाइसेस, ओके, वी आर फ्रीली टू ओपन एनीवेयर। इफ यू डोंट यूज बूटस्ट्रैप देन व्हाट हैपन, अगर आप बूटस्ट्रैप यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, लेट्स सपोज आपको कॉन्टैक्ट में जाना है, कॉन्टैक्ट, और जनरली कॉन्टैक्ट जो मेन्यू होता है वो लास्ट में होता है, और आपने बूटस्ट्रैप का यूज नहीं किया और कॉन्टैक्ट लास्ट में होता है, तो होगा क्या, आपका मोबाइल फोन इतना छोटा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा होम अबाउट सर्विस आ रहा होगा, जब कहो होम अबाउट ही आ रहा हो, फिर आप क्या करोगे, स्क्रॉलिंग, क्या करोगे, स्क्रॉलिंग, और फिर जाओगे कॉन्टैक्ट में, फिर स्क्रॉलिंग करके नीचे जाओगे। सोचो अगर वो मेन्यू जैसी डिवाइस होती वैसी ऑटो एडजस्ट हो जाते, साइड में आ जाते, कितना अच्छा होता। मतलब आपकी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग क्या करते वो रिस्पॉन्स करते, तो कितना अच्छा हो जाता। अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन साइज योर वेबसाइट विल बिहेव, योर वेबसाइट विल रिस्पॉन्स। दिस इज द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। So responsive web design we can make with the help of Bootstrap, and in CSS we use media query। तो अगर आप CSS के थ्रू करना चाहते हो
सो CSS में आप कर सकते हो मीडिया क्वेरी के थ्रू, तो उसमें आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन आना चाहिए मीडिया क्वेरी भी थोड़ा बहुत। एज अ फुल स्टैक डेवलपर यू शुड नो अबाउट मीडिया क्वेरी एंड हाउ टू राइट मीडिया क्वेरी। बट अभी मैं बूटस्ट्रैप की बात करूंगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप में क्या है, बनी बनाई क्लासेस है जिनको आप यूज करो और रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाओ। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब हो गया आपके स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग क्या करेगी वो, रिस्पॉन्स करेगी। आजकल की जितनी भी वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन पर सपोर्ट। इफ आई टॉक अबाउट अमेजन, देखें जरा अमेजन रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो मैंने अमेजन को ऐसे ओपन किया हुआ, ये इसके मेन्यू है। अभी तो ये ऐसे राइट क्लिक करो देखिएगा अभी, और इंस्पेक्ट, ठीक है, राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट पे किया। मान लो मैं इसको यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, हाँ देखो, मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट को देखना चाहता हूँ आईफोन एसई पे, तो देखो मेरी वेबसाइट कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। इसमें मेन्यू जो है वो ऐसे दिखेंगे, आईफोन XR पे ऐसे दिखेगा, सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस पे ऐसे दिखेगी मेरी वेबसाइट, ठीक है, आईपैड मिनी पे ऐसे दिखेगी ये, ठीक है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज जो है इसके मेन्यू जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। देखो जितना छोटा वो होगा वो उस हिसाब से ही वो बिहेव करेगा। आपने भी देखा होगा बहुत ज्यादा वो अपने मन से ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं। कोई भी वेबसाइट देखें, सेटपा की जो वेबसाइट अभी बनी है वो भी ऑटो एडजस्ट है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे ये जो मेन्यू है वो अभी ऐसे दिख रहा है ना। मान लीजिए इसको मैंने स्क्रीन साइज छोटा कर दिया, अब ये देखो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है क्या, देखता हूँ पहले ओपन हो जाए साइट पूरी, अभी लोड हो रही है, ठीक नहीं है सर, है। नहीं है सर। हाँ इसके मेन्यू जो है वो ऑटो एडजस्ट नहीं हो रहा है, ये नहीं है। और कोई साइट देख लो, जैसे कि फ्लिपकार्ट। कोई भी साइट, बहुत सारी साइट है। फ्लिपकार्ट देखें, फ्लिपकार्ट देखते हैं कि नहीं रिस्पॉन्सिव। सर वो ऑप्शन में जाके डेस्कटॉप साइड या मोबाइल साइड करने से रिस्पॉन्सिव दिखाएगा सर, ऐसे नहीं। हाँ वो मैंने किया था ना, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, देख लेता हूँ। ये ना मेन्यू उसके नहीं कर रहे हैं ऑटो एडजस्ट। इसको जरा उसमें खोलिएगा, देखिएगा कैसे दिख रहा है ये। वैसे ये सारी साइटें रिस्पॉन्सिव ही हैं, मेन्यू से मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जिनके मेन्यू ऑटो एडजस्ट होते हैं, इनके नहीं हो रहे, वो बात अलग है। देखिएगा ये देख, तो मोबाइल पे खोलोगे तो इतनी चीज़ें दिखेंगी, बल्कि अगर आप इस पे खोलोगे तो इतनी चीज़ें दिखेंगी, है ना। और भी प्रोडक्ट्स हैं ये, हाँ ऑटो एडजस्ट हो रहा है ना। तो ये हमारा जो है ये रिस्पॉन्सिव, इसमें इन्होंने रिस्पॉन्सिव क्लासेस का यूज़ किया हुआ है। अब इन्होंने या तो मीडिया क्वेरी का यूज़ किया हुआ है या तो बूटस्ट्रैप का यूज़ किया होगा। और आजकल एक और आया हुआ है W3.CSS, उसमें से भी रिस्पॉन्सिव हो जाता है, .CSS। तो इसको बूटस्ट्रैप के थ्रू करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे जाइए गेट बूटस्ट्रैप। अभी देखिएगा मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे। अभी जो मैंने बनाया था वो टेक्स्ट बॉक्सेस रिस्पॉन्सिव नहीं है।
और आप यहाँ पे जाइए, नीचे लाइए, रीड द डॉक्स, देखना ध्यान से। ये आ रहा है, इसको कॉपी कर लो, सेकंड नंबर वाले को कॉपी कर लिया, और यहाँ जा करके यहाँ बस इसी की जरूरत थी, अब इसको बंद कर लो। अब बूट स्ट्रैप में इसकी जरूरत थी, और यहाँ लिख दिया मैंने वेलकम टू, ठीक है, ये लिख दिया। कंट्रोल एस, अभी तक देखो इधर, ये हटा लो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ही लिखो सिंपल। तो अभी मैं इसका, अगर इसको मैं सेंटर पे लेके जाना चाहता हूँ, तो अब आप अलाइन का यूज ना करो, अब यहाँ लगाओ क्लास सेलेक्टर, पढ़ा है किसी ने? आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, जनरल सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, यस सर, यस सर। डिसेंडेंट सेलेक्टर, सब सेलेक्टर, बहुत सारे सेलेक्टर, 10-12 सेलेक्टर है। तो पढ़ लेना क्लास, और यहाँ पर क्लास कॉल करते हैं टेक्स्ट हाइफन सेंटर, यहाँ पर ये यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, टेक्स्ट को किसमें कर देता है, सेंटर पे। दूसरी क्लास कॉल करनी है तो यहाँ पर जाता है, यहाँ पर मैंने कर दिया बीजी इन्फो, मतलब इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, इन्फो कर दो, तो इन्फो में ये कलर आ जाता है। ऐसे इन्फो होता है, प्राइमरी होता है, सक्सेस होता है, वार्निंग होता है, बहुत सारे कलर होते हैं। देखो कौन कौन से कलर होते हैं, बूट स्ट्रैप, बटन, ये देखिए प्राइमरी में ऐसा कलर आता है, मैंने इन्फो लगाया हुआ तो ये वाला कलर आ रहा है, देखो, है ना। तो इन्फो होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, सक्सेस होता है, डेंजर में रेड कलर आता है, वार्निंग में ऑरेंज कलर टाइप का आता है, लाइट में, डार्क में। तो आप चाहो तो डार्क कर दो तो और अच्छा लगेगा, है ना। तो मैं बीजी इन्फो की जगह क्या कर दूं, बीजी डार्क, ये देखो कितना अच्छा लगने लगेगा। अरे यार, साइड बंद हो गई, ये देखो, है ना। लेकिन कलर नहीं दिख रहा है, तो कलर देखने के लिए क्या करोगे, उसका कलर को क्या कर दो, वाइट। तो कलर कैसे देते हैं, कलर टेक्स्ट और कलर का नाम, मान लीजिए मैंने कलर दे दिया वाइट, टेक्स्ट जो है उसका क्या कर दो, वाइट कर दो। तो वाइट करोगे तो वाइट कलर का दिखने लगेगा। तो ये बनी बनाई क्लासेस है। क्लास एक से ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हो एक एलिमेंट पे, आईडी आप एक से एक आईडी एक एलिमेंट पे होती है। आगे बढ़े, ये बन गया ना। मतलब वो टेक्स्ट बॉक्सेस का अब बनाऊंगा ना, ज़्यादा जल्दी में हूँ, अब बनाने जा रहा हूँ। डिव, सबसे पहले एक आप डिव बना लो, और इस डिव का नाम कर दो क्लास कंटेनर। ये क्या करता है, मतलब ये हमारा बॉक्स है, समझ लो बड़ा डिव है। इस बड़े डिव के अंदर डिव, एक डिव बना लो जिसका नाम लिख दो क्लास फॉर्म ग्रुप, और यहाँ बनाया आपने इसके अंदर लेबल, और इस लेबल का नाम लिख दिया इंटर फर्स्ट नंबर, और नीचे आपने बना दिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और इसका नेम क्या दे दिया, कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश किया। ये टेक्स्ट बॉक्स बड़ा करना है तो क्लास होती है इसकी, वो क्लास होती है हमारी फॉर्म कंट्रोल, ये देखो। और ये टेक्स्ट बॉक्स कैसा है, रिस्पॉन्सिव है। देखो बड़ा करोगे टेक्स्ट बॉक्स भी बड़ा होगा, छोटा करोगे टेक्स्ट बॉक्स भी छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने इसकी रिस्पॉन्सिव क्लास यूज कर ली है। अब ये जो डिव क्लास फॉर्म ग्रुप वाला है, इसी को क्या करो, वो मैं करूंगा, आप लिखोगे पेस्ट, और पेस्ट आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, इंटर यहाँ लिखोगे सेकेंड नंबर, पता चला अपना भी कॉपी पेस्ट करने में लग गए, ये गलती मत करना। रिजल्ट, बस हो गया डिजाइन। बटन बना लो,
बटन टाइप इक्वल टू, मान लो ये दे दिया मैंने, बटन को भी कलर देना चाहते हैं तो क्लास btn सक्सेस दोगे तो ग्रीन कलर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो कलर आ रहा है ना भैया, ऐसे ही लिखते हैं क्लास को कॉल करने के लिए, btn प्राइमरी, btn सेकेंडरी, btn जैसे क्लास कॉल होती है वैसे तो लिखोगे, ऐसे ही लिखा जाता है। क्लास लिखो, हाँ कलर चेंज करना, कलर अभी चेंज करूंगा, अभी रंग बिरंगा बनाऊंगा, देखते रहो। क्लास यहाँ कॉल कर लो फॉर्म कंट्रोल, अरे यार 2 बार क्लास ले लिया, इसी क्लास को यहाँ पर आ जाएगा ये फॉर्म कंट्रोल, ठीक, कंट्रोल एस। अच्छा, इन दोनों के बीच में स्पेस देना है, मार्जिन टॉप, मार्जिन 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 पढ़ा है कि नहीं, मार्जिन टॉप, तो यहाँ मार्जिन टॉप लिखते नहीं है, बस यहाँ लिख देते हैं एम्प्टी -3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, टॉप से 3, वो स्पेस हो गया, 10 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा। अब देखो, अब ये डेटा हमारा सेव सबमिट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्म टैग का यूज नहीं किया। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, और मेथड हमारा फॉर्म में हमने नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड लेगा, गेट मेथड, बाय डिफॉल्ट गेट मेथड लेगा। तो ये देखिए, अब आप जाइए 10, 30 और 55, तो ये हमारा क्लाइंट है, हमने क्लाइंट बना लिया है, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं सर्वर, NA सेट हो गया, सम पे क्लिक किया, तो ये देखो 10, 30, 55 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर A, B और वो हमने पास नहीं किया, क्यों, तो यहाँ पर आप क्या एक एट्रीब्यूट बताया था मैंने, वैल्यू, तो वैल्यू में डबल कोट्स के अंदर ओपन वेरिएबल, क्लोज वेरिएबल, ए, इसको किया मैंने कॉपी, बी, और यहाँ पर अब आ जाएगा, ये देखो आने लगा, तो उसमें क्वेरी स्ट्रिंग बनती है, देखो NA आ गया, तो यहाँ लिखा मैंने 100, यहाँ लिखा 300, यहाँ लिखा 4450, URL क्वेरी स्ट्रिंग बन गई, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये कैसी रिक्वेस्ट है। अच्छा, एक चीज और बता दो, नहीं तो तुम लोग रट ही लोगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया A की जगह राम, यहाँ लिख दिया श्याम, अब बताओ अब आएगा, नहीं, यहाँ क्यों नहीं आएगा, मान लो कोई रटने के विचार में हो और उसने रट लिया, हम तो यही लिखेंगे, नहीं तो एरर आ जाएगी। ये देखो, ये आया ही नहीं, यहाँ पर तो आएगा, यहाँ नहीं आया वो वैल्यू, सिर्फ रिजल्ट की दिख रही है, क्योंकि हमें यहाँ पर अब क्या पास करना पड़ेगा, की, और की हमने अब क्या बना लिया है, राम श्याम, इसका मतलब है आपको यहाँ पर ए नहीं पास करना है, क्या पास करना है, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि रट ना लो, बहुत लोग बच्चे रट भी लेंगे, रटना नहीं है, समझना है, जो आप की बनाओगे वही की वहां पास करनी है, की नेम में वेरिएबल है, मेरे माने लगा, तो रटना मत भाई, समझ के करना कोड, ये देखो सब कुछ सही है, तो मैं फिर से वही कर दे रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए किया था। और पढ़ाऊं, बूटस्ट्रैप से डिजाइन करने के लिए हमने कोड लिया था, 1 सेकंड, क्योंकि उसमें JS और CSS है, एक मैं दिखा दे रहा हूँ, होम में जाइए, रीड द डॉक, सेकेंड वन इसलिए था, पहले वाले में सिर्फ सिंपल यही लिखा हुआ है, बस HTML लिखा हुआ है, पहले वाले में तो कुछ है ही नहीं, पहले वाले में तो सिंपल HTML है, दूसरे वाले में देखो इसने बूटस्ट्रैप की क्या ऐड कर दी है, CSS और JS लिखा है ना इसने, इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS, तो हमें बूटस्ट्रैप की CSS और JS चाहिए, ये देखो, हाँ ये लेना है, ये देखो, ये तो क्या हमेशा कॉपी ही करेंगे क्या?
हाँ, आप ऑफलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपको सर बताएंगे। मुझे भी आता है लेकिन देखो ये देखो मैं ऑनलाइन ही करता हूँ, सारा सीडीएन बेस्ड काम करता हूँ। लोकल इंस्टॉलेशन मेरा 2 मिनट का काम है, वो भी किसी दिन बता दूंगा। वैसे तो आपको वेबडी में पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाएगा तो मैं बता दूंगा। थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा सा नहीं, पूरा ही बताता हूँ मैं। थोड़ा सा क्या होता है, ये देखो, अरे इधर देखो यार, ये सीएसएस की पूरी क्लासेस है, देखो रिस्पॉन्सिव क्लासेस है ये, इन्हीं को वहाँ हम कॉल कर रहे हैं। तो इतनी क्लासेस कौन याद कर पाएगा, कोई नहीं, जैसा जैसा यूज करो वैसे पढ़ो। ये देखो ये जेएस की क्लासेस है, बनी बनाई, कॉपी करो, यहाँ देखो इसको, ये जेएस है। तो यही सीएसएस और जेएस हमें चाहिए। ये सीडीएन बेस्ड है, सीडीएन मतलब ऑनलाइन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो आप लोकल इंस्टॉलेशन में कर सकते हो, लोकल इंस्टॉलेशन में नो नीड ऑफ इंटरनेट। लेकिन सीडीएन में क्या है, इंटरनेट होना चाहिए। अगर मेरा इंटरनेट बंद हो जाएगा तो भी ये बूट स्ट्रैप की क्लासेस काम करना बंद कर देंगी। राइट, तो ये देखो ये पूरा का पूरा हमारा जेएस है, यही मैंने वहां पर लेकर के गया, सीडीएन बेस्ड। सर वीएस कोड में तो बूटस्ट्रैप का एक्सटेंशन तो डाउन VS कोड में बूट सिस्टम पे एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। कर सकते हो, एक्सटेंशन से क्या होता है, इंटेलिजेंस मिल जाता है आपको। तो क्यों इंटेलिजेंस देना चाहते हो? मैं तो कहता हूँ एचटीएमएल की कोडिंग नोटपैड में किया करो। मैंने तो एचटीएमएल जब सीखा था तो नोटपैड में कोडिंग करी थी। आजकल लोग विजुअल स्टूडियो में करते हैं, वहाँ एचटीएमएल लिखो, एचटीएमएल बन के आ जाता है। पूछ लो एचटीएमएल क्या होता है, पता ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं पता एचटीएमएल का, क्योंकि आदत जो पड़ी हुई है इंटेलिजेंस की आजकल। स्मार्ट ब्राउजर, स्मार्ट आईडीज, आजकल की जो आईडी है बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। आप एक लिखते हो वो सब लिख कर दिखा देता है। हमने तो नोटपैड में किया हुआ है, मैं तो जावा की कोडिंग नोटपैड में करी है, सी की कोडिंग मैंने नोटपैड में करी है, सी प्लस प्लस की नोटपैड में करी है, सी शार्प की नोटपैड से स्टार्ट किया है मैंने। मैं जो भी कोडिंग स्टार्ट करता हूँ यहीं से करता हूँ। इवन पाइथन की कोडिंग भी नोटपैड से हो जाएगी। आगे बढ़े, टुडे क्लास इज ओवर। आगे क्या बढ़े यार, अब बूट स्ट्रैप हो या टेल विंड। टेल विंड देखें जरा क्या बोल रहा है ये, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ये भी आया होगा एक, हाँ टेल विंड भी एक फ्रेमवर्क आया हुआ है। बेस्ट क्या, जो जो यूज कर ले, जिसको जो आता है। ये भी बनी बनाई, इसमें भी रिस्पॉन्सिव सीएसएस दी हुई है ना, मॉडर्न वेब डिजाइन। ये वही है, एकदम उसी की तरह है, बना बनाया है। इसमें कंपोनेंट्स हो जाओ, सारा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ, लगाओ देखो, लगाओ देखो। ये बटन बनाने के लिए दिया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन। टेलविंड सीएसएस एट द रेट लेटेस्ट। हाँ ये भी मतलब इनकी सीएसएस है, जो ये रिस्पॉन्सिव सीएसएस इन्होंने दे रखी है यहाँ पर, इन लोगों ने भी, टेलविंड वालों ने भी, है ना। तो टेलविंड का भी यूज कर सकते हो। बेस्ट क्या कह सकते हैं, जो वेबसाइट जो यूज कर ले, जिसपे जो ब्राउजर सपोर्ट कर पाए। क्योंकि कभी कभी होता है कि ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है कुछ कंपोनेंट्स को, तो हम लोग अलग अलग चीजें लगा करके देखते हैं। ठीक है, तो ये भी दिया हुआ है, मैंने इसका यूज किया नहीं है कभी, टेलविंड का। शायद रिएक्ट में करते हैं उसका यूज ज्यादा। ठीक है नदीम, अब तक जो पढ़ाया, किसी को कुछ ना आया समझ में वो पूछ ले। अभी हमारे पास टाइम है, 15 मिनट, 15-20 मिनट है। तो जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था वो सारा चीजें हो गई सबकी। सर नहीं सर, मैम एक्सेस दे नहीं रही। कौन है वो? समीना। तो हो गया आज का। सर आज जा रही हूँ उनसे बात करने। नहीं देंगे, क्यों नहीं। सर इतना मतलब अभी भी मैसेज सीन नहीं की है। ऐसे कौन करता है सर? एक तो मेरे से सबसे ज्यादा पैसा लिया, उसमें भी इस तरीके से सीधा आप